हेलो चैंपियन सक्सेस कैप में आप लोगों का स्वागत है। मेरे फ्यूचर इंजीनियर्स और मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स वो आप लोग और ऑब्वियसली 12th का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मायने रखेंगे, क्योंकि यहीं से आप लोगों के बोर्ड्स और फिर एडमिशन इसी के बेसिस पे होने वाले हैं। मेरिट में भी कई जगह पे ये 12th के फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। फिर ये जो बेसिक्स होते हैं ये भी आप लोगों को कभी आईआईटी के पेपर देंगे, यूपी ट्रिपल एस, ये यूपी सी के जो पेपर देंगे, मतलब यूपी टीयू जिसे बोलते हैं, जो कि AKTU भी जिसे बोलते हैं, है ना, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फिर स्टेट बोर्ड्स, जो भी बच्चा जहाँ जैसे स्टेट्स का होगा वो उसके पेपर देगा, ठीक है। महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र बोर्ड इंजीनियरिंग के देंगे या मेडिकल के देंगे, ठीक है। तो नीट के भी कुछ लोग देंगे। तो ये बेसिक्स आप लोगों के क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे चैंपियंस हो आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, ज़्यादा डिले ना करते हुए, वो हम शुरू करेंगे यूनिट 1 आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल जड़ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, बिलीव करिए बहुत मज़ा आएगा। और मेरा तो ये वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब आप कभी भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना अच्छा आप लोगों को लगने वाला है। चलिए, तो मैं बहुत ज़्यादा डिले ना करता हुए मैं आप लोगों को बता दूं, सीक्वेंस वाइज आप लोगों को लेक्चर देखने हैं। आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर होगा अकॉर्डिंग टू द 12th सिलेबस। तो आप लोगों को क्या करना है, बस सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस को आप लोगों को नहीं तोड़ना है। लेक्चर मैं कुछ इस तरीके से कराऊंगा कि आप लोगों को, आप यहीं से नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, पहले आप ये लेक्चर सुनेंगे, पहले पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से लेक्चर सुनेंगे। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पूरा सुना, फिर उसके बाद में जब लिखने बैठेंगे तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइंड करके, आपके पास तो देखिए रिवाइंड का भी बटन है, तो किसी को ये लगे कि सर ये मेरा छूट गया या तेज़ बता दिया, तो बेटा आप रिवाइंड कर सकते हो। तो आप जब रिवाइंड करेंगे तब आप उसे लिखेंगे। क्लियर है इतना बात? तो आप लोग जब उसे रिवाइंड करेंगे तो आप उसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि पहले सुनना है, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर उसके बाद में आप लोगों को लिखना है। जब लिखते समय दोबारा रिवाइंड करके लिखेंगे आप। देखिए गीता में भी पहले अध्याय में मतलब 18 चैप्टर थे, तो अध्याय में, पहले अध्याय में कृष्ण ने पूरी बात सुनी है केवल अर्जुन की, कुछ नहीं बोला बीच में। और फिर जब कृष्ण ने बोला तो 17 अध्याय में अर्जुन ने सुनी है। मतलब कहने का, जब कोई एक बोल रहा है तो दूसरे को ध्यान से सुनना पड़ेगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान से सुनना है पहले उस टॉपिक को, फिर उसके बाद में जब लिखेंगे तो दोबारा रिवाइंड करके लिखेंगे। और बहुत मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे, बड़े प्यारे तरीके से पढ़ेंगे यार, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। यूनिट 1 का पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों को जो लेक्चर है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आपको चैप्टर 1 पार्ट 1, फिर मतलब चैप्टर 1 का पार्ट 1, चैप्टर 2 का पार्ट 2, चैप्टर 1 का पार्ट 3, इस तरीके से आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे। काइंड ऑफ मैं क्या कह रहा हूं, अगर चैप्टर 1 का मैंने पार्ट 1 बनाया है तो उसमें पार्ट 1 लिखा होगा, चैप्टर 1 का पार्ट 2 बनाया है तो पार्ट 2 लिखा होगा। इस तरीके से आप लोगों को सीक्वेंस फॉलो करना है, आपको टेंशन लेनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नोट्स भी आप बना सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। मैंने हमेशा से आप लोगों को एक बात बताई है, और वो क्या बताई है कि बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूं आपको बिल्कुल कुछ भी इलेक्ट्रिकल नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो हैं आप इलेक्ट्रिकल में, बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ये कुछ भी नहीं मालूम, मैं मान के चलता हूं आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी। बिल्कुल ज़ीरो माने ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, और ज़ीरो से छोटा भी कुछ नहीं है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते आप। एक चीज़ बताइए, ब्रह्मांड तो जानते हैं, यूनिवर्स तो जानते हैं। ये बात मैंने कई बार बताई भी है, मैंने पिछले लेक्चरों में भी बताई है। तो ब्रह्मांड, जो पूरे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, मतलब जितने भी मैटर हैं। अच्छा, मैटर क्या होता है? मैटर होता है वो पदार्थ, वो मटेरियल जिनका अपना एक मास होता है और जिनका अपना एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। ऐसे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में ऐसे कई पदार्थ हैं। ये पेन अपने आप में मैटर है, क्योंकि इसका अपना एक मास है, वजन है, द्रव्यमान है, और आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिसका अपने मास है, वॉल्यूम है, ये सारे ही पदार्थ क्या है, बने हुए होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल। आपको दिखेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो ये बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल से। और सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पदार्थ से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एटम। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या हैं, बने हैं एक छोटी सी यूनिट से, सबसे बेसिक यूनिट से, जिसको बोलते हैं हम एटम। तो एटम हमेशा याद रखिए बेसिक यूनिट है फॉर एवरीथिंग, याद रखिए इन द यूनिवर्स, है ना। तो मैटर क्या है, जिसके अपने मास और वॉल्यूम है। मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैज हैविंग अ मास एंड इट्स वॉल्यूम। सो मैटर इट इज अ सब्सटेंस, ये एक वह पदार्थ है जिसका अपना मास, द्रव्यमान और आयतन है। तो हिंदी वाले लोग हिंदी में लिख लीजिए और इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में लिख लीजिए। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज हैविंग इट्स ओन मास एंड वॉल्यूम, जिसका अपना मास और वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है कि एटम सबसे छोटी यूनिट, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए एटम का योगदान ज़रूर रहा होगा, किसी भी ऐसी चीज़ का जिसका मास और वॉल्यूम है। अब अगर आप इस बात को देखें एटम, तो एटम खुद किस चीज़ से बना हुआ है? एटम बना हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। अगर आपसे मैंने कई बार बताया है कि एटम के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे, तो एटम के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो एटम के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर में अगर बात करेंगे तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट होती हैं। ये सब क्या होती हैं? ऑर्बिट होती हैं, कक्ष होती हैं जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। नाभिक इसे हिंदी में बोल देते हैं। तो प्रोटॉन, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनती है? न्यूक्लियस। और ऑर्बिट होती हैं चारों तरफ, जिसमें जो कहीं ना कहीं, अब आप इस बात को समझने का कोशिश करिएगा कि न्यूक्लियस एक सॉलिड ठोस जगह है, मतलब न्यूक्लियस एक सॉलिड पार्ट है जो कि किससे बना है? सॉलिड पार्ट है जो कि किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उस सॉलिड पार्ट के चारों ओर, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, और वो जिस रास्ते में चक्कर लगा रहे हैं वो एक काल्पनिक रास्ता है, एक इमेजिनरी पाथ है जो आपको दिखेगा नहीं, पर वो वहां पे होगा, और इलेक्ट्रॉन वहां उसके चक्कर लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन वहां उसके चक्कर लगा रहे होंगे इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहे होंगे। मतलब कहने का, जिस तरीके से आपको समझिए, ये आपकी न्यूक्लियस है, ये रेड पेन आपका इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से चक्कर लगा रहे होंगे, इस तरीके से चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ये एक बंधा हुआ पाथ, एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं, जो कि दिखेगी नहीं, एक इमेजिनरी पाथ है। जैसे ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, और अर्थ जब चक्कर लगाता है तो इसका कोई अपना पाथ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता अर्थ का। ऐसा नहीं है कि कोई सड़क बनी होगी अर्थ पर, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो काल्पनिक रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिट होगी इसको 1 नंबर ऑर्बिट बोलेंगे, दूर होगी 2nd नंबर, और जो और दूर होगी वो 3रे नंबर, 4था नंबर, 5वां नंबर। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कितनी ऑर्बिट हो सकती हैं? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ कक्ष की बात कर लें, डिपेंड्स ऑन किस पर? कक्ष की संख्या किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से भी प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं 2,8,1, तो यहां से हमें पता चलता है कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि ये किस तरीके से ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब कि अगर टोटल नंबर्स इलेक्ट्रॉन, अगर परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब Z है एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम का,
उसको किस तरीके से हम विभाजित या तोड़ते हैं, ये बात आपको केमिस्ट्री में बखूबी पता होगी। ये केमिस्ट्री का रूल होता है 2n² करके। मतलब अगर ऑर्बिट पहली है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे n को 1 डालीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑर्बिट दूसरी है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, मतलब दूसरी ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, पहली ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, दूसरी में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। और तीसरा ऑर्बिट, अगर मैं तीसरा ऑर्बिट की बात करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो तीसरे में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से ही रूल होता है। ये आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा भी होगा। खैर, तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होने वाली है। मैंने ये अभी लास्ट में 1 बनना चाहिए अगर मैं सोडियम का बनाता। चलिए मैं सोडियम का बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं बना दूंगा, वैसे आगे और भी बना दूंगा। चलिए ये अब सोडियम का हो गया, ठीक है। पहली ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं, दूसरी ऑर्बिट में मैं गिन नहीं रहा हूँ, 8 लिख देता हूँ, और यहाँ पर तीसरी ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक पॉइंट हो जाता है। अब अगर बात करें Z, ये तो देखिए ऑर्बिट की संख्या है, तो यहाँ पे कितनी ऑर्बिट हो गई? 3 ऑर्बिट्स हो गई। 3 ऑर्बिट्स हो गई, ये 3 ऑर्बिट्स हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन नहीं। तो जो प्रोटॉन की संख्या है और प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमेशा याद रखिए एटॉमिक नंबर के बराबर ही होती है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ सोडियम में, तो सोडियम का प्रोटॉन की भी संख्या और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी? 11। तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप सोचेंगे सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन की मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो A - Z होता है फॉर्मूला। A होता है एटॉमिक मास, तो A क्या होता है? एटॉमिक मास। A क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां से हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता चलती है। इतना आप लोग उतारिए एक बार। तो देखिए आप लोगों ने कई बार सोडियम को लिखा हुआ देखा होगा कुछ इस तरीके से। एटॉमिक मास इसका कुछ 22.9 समथिंग होता है, मैंने 23 लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले से देखें तो 23 - 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। ये जो चीज़ लिखी होती है ये लिखी होती है क्या? ये लिखी होती है Z और ये लिखा होता है A, मास नंबर। तो 23 - 11 करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12। यहाँ पर आप लोगों के लिए चलिए, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो गई। अब आप एक चीज़ समझिए, हम लोगों ने, मैं छोटा सा समरी कर देता हूँ, क्या क्या देखा हम लोगों ने। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की नंबर्स देखे, न्यूट्रॉन के नंबर्स देखे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देखे। इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे पता चले? जो प्रोटॉन के नंबर है वही इलेक्ट्रॉन के नंबर है, वही 11 है। मतलब या फिर एटॉमिक नंबर जो भी किसी एटम का अपना नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो उसके ही बराबर होता है। ये एक बात क्लियर हो गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्लियर हो गए होंगे। फिर न्यूट्रॉन के नंबर के लिए फॉर्मूला होता है A - Z, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये आप लोग कभी अगर पेपर में पूछ लें तो आप लोग इसे करके ये पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं सर ये तो बहुत पुरानी बात है सर, ये कहाँ पेपर में आएगा। बट स्टिल मेरा आपको उद्देश्य है कि आज के बाद आपको फिज़िक्स में, आपको इस पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फिज़िक्स का पार्ट है, इसमें कभी दिक्कत ना हो, कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं एटम बना लिया। अब यहीं से एक कहानी शुरू होती है, और वो क्या होती है? आप लोग देख रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, यही बात है।
अभी ये ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूंगा ही करूंगा, सब पर आएंगे, बट हम लोग एक बात यहां से समझ पा रहे हैं, और वो क्या समझ पा रहे हैं कि इन जनरल अगर हम लोग बात करें, इन जनरल अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो एटम, मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा, एटम इज न्यूट्रल बॉडी। इन जनरल अगर हम बात करें तो एटम अपने आप में एक न्यूट्रल बॉडी है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दैट्स वाई। क्योंकि ये इसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो नेगेटिव चार्ज जितने हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ऐसे समझ लीजिए कि गली में जितने गुंडे हैं उतने ही शरीफ लोग रहते हैं, तो गली कितनी अच्छी रहेगी। अगर गुंडों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई तो फिर गुंडई ज़्यादा होगी गली के अंदर, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं, और अगर शरीफों की तादाद ज़्यादा होगी तो शराफत से लोग रहेंगे, और अगर दोनों की तादाद बराबर है तो कहीं ना कहीं कैसे रहेंगे लोग, तो फिर लोग क्या कहते हैं, बैलेंस रहेंगे, मतलब लोग लड़ते भी रहेंगे, शरीफ से भी रहेंगे, कुछ इस तरीके का माहौल रहेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, ऑब्वियसली शरीफों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, बट एक एग्जाम्पल दिया है। तो खुद सोचिए, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन जनरल किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, और क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो उस एटम पर कभी फोर्स भी नहीं होता। क्या कहना चाहूँगा, अब यहीं से एक ट्विस्ट अब आ जाएगा और हम लोग अपने शुरू कर देंगे किस चीज़ को, मेन चैप्टर की स्ट्रीम को। मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक, मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ उससे पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है, मतलब दो स्थिति में है, सी इट कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। और दो तरीके से कैसे एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और एक डायनामिक मतलब चलता हुआ, गतिशील जिसे बोलते हैं ना, गतिशील जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, स्टैटिक या डायनामिक। जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक रुका हुआ होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन की जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या ब्रांच कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ऐसी ब्रांच जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाती है मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्लियर है इतनी बात? यहीं से अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी यूनिट्स भी डिवाइड हो जाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग, मैग्नेटोस्टैटिक्स अलग। तो आप लोग देखिए क्या कहना चाहता हूं, जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोगों को ये बेसिक्स फिजिक्स ही तो चलानी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्योंकि आप लोगों के पेपर में हर चीज़ पूछते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डायनामिक होता है तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से डायनामिक हो सकता है। एक तो वो डायनामिक हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब समान स्पीड से चल रहा हो, कैसे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब कम ज़्यादा स्पीड से चल रहा हो। कैसे, हम लोग बात करेंगे, हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। समझिए बात को, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्टे कर सकता है। एक तो रुका हुआ, भाई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठीक है, और फिर
डायनामिक तौर पे भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब गतिशील चल सकता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो एक तो जैसे जैसे हम लोग चलते हैं, चल रहे हैं हम लोग, तो हम जब चलते हैं तो सेम स्पीड से ही तो चलते हैं। कभी ऐसा तो चलते नहीं है कि कभी ज़्यादा चल गए, कभी तेज चल गए, कभी धीरे चल गए। जब भी कोई इंसान चलता है तो वो ऐसे ही चलता है। कैसे? सेम स्पीड से, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती। पर जब कोई बाइक चलती है तो आपने बाइक देखा होगा, कभी एकदम से तेज चला देते हैं, कभी एकदम से धीरे, फिर कभी तेज धीरे, भीड़ होती है तो धीरे, फिर एक खुली सड़क होती है तो तेज। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान चलना, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अंतर, बदलाव, जैसे बाइक करती है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे हम लोग चलते हैं। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है, ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो क्या पैदा करेगा? प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओनली। क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो ये केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, इस बात को ध्यान से समझना। अब मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ऐसे में मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। तो याद रखिए, ऐसे में इलेक्ट्रॉन जब वो नॉन यूनिफॉर्म से चलेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करेगा, बोथ, दोनों फील्ड पैदा करेगा, याद रखिए। तो हम लोग क्या कह देते हैं, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, तो जब ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैदा कर देता है, ऐसी फील्ड को कंबाइंडली हम लोग कह देते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है तो ऐसी कंबाइंड करके फील्ड को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के मिला के जब हम नाम बोलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऑब्वियसली धीरे धीरे सारी चीज़ों को खोलेंगे, और जब स्टैटिक होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जब हम रेस्ट पे होता है, स्टैटिक होता है या फिर रेस्ट पे होता है, इसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? पूरे को, डायनामिक की स्टडी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्वियसली हम लोग शुरू कर ही दिए हैं, तो यहीं पे अब हम लोगों को देखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे बात की जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा होती है, वेयर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा हो तब। चलिए ये आप लोग उतार लीजिए तब तक। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये बात मैं ज़रूर समझाऊंगा कि इन जनरल एटम में आगे इस चीज़ का जिक्र करूंगा। अभी आप लोग इसे लिख लीजिए कि एटम एक न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें कैसी है? बराबर है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए बड़े आराम से और अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, फोर्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स फोर्स या फोर्स बिटवीन द चार्जेस। फोर्स बिटवीन लिखा है द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक।
मतलब दो ठहरे हुए चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और उनमें मान लीजिए दो चार्ज रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ऑब्वियसली चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, नेगेटिव चार्ज है, या प्रोटॉन भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, उसकी भी बात करेंगे ही। तो जब इनमें फोर्स लगेगा तो इन सब की स्टडी हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। अब ये रिपेल लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल होंगे, नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी रिपेल होंगे। अट्रैक्ट कौन करता है, जो एक्चुअली में गुस्सा आती है जिस पे उसी पे प्यार आता है है कि नहीं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की ही तो अट्रैक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन जब हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स काम कर रहा है। मैं चला तेरी ओर तो तुम उसकी ओर जब जाओगे तो फोर्स ही तो लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो कहीं ना कहीं जब दो चार्ज यहाँ रखे हैं तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ फोर्स से भी जुड़ी हुई स्टडी, ऑब्वियसली चार्ज की रुके हुए चार्ज और उनके बीच लगते हुए फोर्सों की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और बात करते हैं इसके बारे में आगे और डिटेल में। समझिए, हम लोगों को एक चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल। मतलब प्लस प्लस होगा तो आपस में भागेंगे, माइनस माइनस होगा तो भी आपस में भागेंगे, और प्लस माइनस होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक है ना, यहाँ लाइक है, ठीक है, सेम, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत क्या है वो समझिए। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पास आ रहे हैं तो कुछ फोर्स लग रहा होगा, दूर जा रहे हैं तो फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है समझते हैं। ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये भी कहीं ना कहीं एटम से बनी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एटम से कैसे बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं एटम से बनी हुई है। और जब ये एटम से बनी हुई है इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसमें नॉर्मली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बराबर है, मैंने अभी आपको बताया जनरली बराबर है। और क्योंकि वो संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बराबर है इसीलिए इस एटम पर कोई चार्ज नहीं है। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए इस पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती, इलेक्ट्रॉन की कम होती, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। भाई जिसकी ज्यादा, जैसे ऐसे समझ लीजिए, जो ज्यादा खराब लोगों के बीच रहता है उसको उन्हीं लोगों की आदत आ जाती है, और जो ज्यादा सही लोगों के बीच रहता है उसकी आदत आ जाती है। मतलब कहने का बड़ा सिंपल सा बात है। ऐसे समझ लीजिए कॉलोनी में, गली में ज्यादा गुंडे रहते होंगे तो वहां लड़ाई ज्यादा होगी, ज्यादा शरीफ लोग रहते होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, सब शराफत से रहेंगे। और अगर दोनों की संख्या बराबर है तो न्यूट्रल तरीके से रहेंगे, कभी लड़ेंगे भी, कभी शांत भी रहेंगे, चीजें सही भी चलेंगी। तो कहने का मेरा क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं अगर बात करूं, ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की, मैं अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है या वो गुण है जिसकी वजह से वो मटेरियल खुद किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने लगता है या रिपेल करने लगता है। दोबारा रिपीट करूंगा, ये पेन है, ये पेन अभी दूसरे पेन को अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा।
क्योंकि ना इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है। इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो ये न्यूट्रल हो गया। और इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, ये भी न्यूट्रल हो गया। ये रहा, ये रहा, ये दोनों न्यूट्रल है। तो ये कोई, इनमें कोई गुण आ ही नहीं रहा, इनमें कोई प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही है जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। पर मैं इसमें कुछ ऐसा कर दूं कमाल कि ये पेन अट्रैक्ट करने लग जाए किसी चीज को या रिपेल करने लग जाए, तो मैं फिर कहने लग जाऊंगा कि इस पे चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। एग्जाम्पल देते हैं, मैं पेन ले लेता हूं, ये कोई पेन है, इस पेन को अगर मैं रब करूं, इस पेन को मैं अगर रब करूं, अपने कपड़ों पे रब कर रहा हूं और छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स लूं, देखिए ये छोटा एक कागज का पार्टिकल लिया हुआ है, इस पेन को मैं रब कर रहा हूं, कितना, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए है कि नहीं, चिपक गया था कि नहीं चिपक गया था। मतलब कहने का क्या है, मजाल हो ये पेन पहले कागज को चिपका पाता, नहीं चिपका पाता, पर मैंने जब इसे रब किया तो इसने कागज को चिपकाया। इसका मतलब क्या है, इसने कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी गेन कर ली, इस मटेरियल ने ऐसी प्रॉपर्टी गेन कर ली जिससे ये अट्रैक्शन फोर्स लेने लग रहा है किसी दूसरे मटेरियल पे, और दूसरा मटेरियल क्या था, पेपर था। अट्रैक्शन फोर्स लेने लग रहा है। हो सकता है मैं इसको भी घिसूंगा, ये भी करने लग जाएगा, हो क्या सकता है, ऐसा होगा बिल्कुल। मैं इसको भी घिसने लगूंगा तो अभी ये नॉर्मली कागज को टच नहीं करेगा, बट घिसने लगूंगा तो ये भी कागज को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कोई भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पर एक बात हम लोगों को समझ में आ पा रही है, वो क्या, वो जो बात हमें समझ में आ रही है कि इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी नेचुरल नहीं होगी क्या कभी, मतलब हमें हमेशा रब करना पड़ेगा या हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी होगी। तो वो सारे मैं मेथड्स आपको कराऊंगा कि चार्जिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, कोई बॉडी एक दूसरे से चार्ज कैसे लेती है या देती है, कैसे चार्ज पैदा करती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट अगर मैं बात करूं आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो सामान्यतः तौर पे नॉर्मल कंडीशन पे क्योंकि कोई भी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी नहीं देखी जा सकती, मैं यूं तो नहीं कहूंगा कोई भी, कुछ मटेरियल में पहले से होती है, बट नॉर्मली मैं अगर बात करूं तो कुछ मटेरियल की बात नहीं करता हूं, बट मैं नॉर्मली अगर बात करूं तो कुछ मटेरियल में ये प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, अदरवाइज नॉर्मली ये प्रॉपर्टी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो चार्ज होता है 0। तो नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, एट नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तब क्या होता है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तब नेट चार्ज जो होता है उस बॉडी पे, नेट चार्ज ऑन बॉडी इज 0। तो यहां पर हमें एक और बात देखने को मिलेगी, जब नेट चार्ज किसी बॉडी पे 0 होगा तो नो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स विल बी सीन। तो नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स विल बी सीन। कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन फोर्स नहीं देखा जा सकता तब उस बॉडी पे, ठीक है, इतनी बात नहीं देखा जा सकता। तब क्या होगा, मैं इसको पहले मिटा के डेफिनेशन लिखवा देता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की।
प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का टाइम ना खराब करते हुए मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है, आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या आ जाते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी अपने आप में एक इलेक्ट्रिक चार्ज महसूस करती है। वो बॉडी अपने आप में क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज महसूस करती है। और एक इलेक्ट्रिक चार्ज महसूस के साथ साथ क्योंकि वो चार्ज हो जाती है तो वो फोर्स भी महसूस करती है कि कुछ इसी तरीके से। क्योंकि क्या होता है, जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चले जाएं या आ जाएं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगी तो उसमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी जनरली अगर देखें बॉडी में तो एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी कि क्या क्या होगा, फिर वो नहीं शो करेगा, कोई फोर्स वगैरह कुछ शो नहीं करेगा। स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज है। तो ऐसे सवाल आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। अब जैसे जो लोग आगे कंपटीशन देंगे आप लोग, ठीक है, तो इस चीज़ को पूछते हैं पेपर में। जब कंपटीशन में बैठोगे तो इस चीज़ को पेपर में पूछेंगे कि वो कैसा क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब चार्ज का अपना एक मान हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है। जैसे 2 कूलम का चार्ज है तो 2 कूलम उसकी मैग्नीट्यूड है। अब 2 कूलम नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट की। देखिए यूनिट की क्या ज़रूरत होती है वो बात समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की क्या ज़रूरत होती है, या किसी भी क्वांटिटी की अपनी यूनिट की क्या ज़रूरत होती है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपकी लंबाई 5 है, मेरी लंबाई 6 है। तो अगर आपकी लंबाई 5 है और मेरी लंबाई 6 है तो कौन छोटा है, तो आप कहोगे सर मैं छोटा हूँ। आपकी 5 है तो आप कहोगे सर मैं छोटा हूँ। बट ऐसे नहीं है, याद रखिए। हो सकता है मैंने ये बोली कि आपकी लंबाई 5 फुट है, मेरी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं मैं छोटा हुआ ना अगर आपकी मैंने फुट में बता दी तो। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये पेन 2 का है, ये पेन 3 का है, कौन सा वजन है, आप कहोगे सर 3 वाला वजनदार है। नहीं, क्या पता ये 3 ग्राम हो और ये 2 किलो हो। तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ पे कमेंट करने के लिए कि वो ज़्यादा है या बड़ी है या छोटी है या कम है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो कूलम में हम लोग इसे मेजर करते हैं, कूलम में, कूलम में। मतलब कहने का 5 कूलम अगर मैं चार्ज बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई 7 कूलम चार्ज है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बैठेगा 5 कूलम से। अब जब चार्ज ज़्यादा होगा तो फ़र्क भी क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। गुंडा अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा हैवी गुंडा होगा तो कहीं ना कहीं लड़ाई ज़्यादा करेगा। ऐसे ही अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हैवी है तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन में और रिपल्शन में पार्टिसिपेट पूरा करने वाला है फिर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, मान अगर ज़्यादा है, तो उससे हमें पता कर रख सकते हैं कि हम कैसे, कौन बड़ा है या छोटा है। यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, कभी ये नहीं कहते कि 5 कूलम नॉर्थ में है, 7 कूलम ईस्ट में, नहीं। इसीलिए ये केवल स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, याद रखना। अब मैं इस बात को थोड़ा आगे और ले जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने एरो बनाया था, जनरली एटम इज न्यूट्रल, ताकि ये बातें मैं कर चुका हूँ। देखिए जिन लोगों को ये नोट्स भी चाहिए होंगे वो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उन्हें नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए हो, आप लोगों को रिटन नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, आप हम लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं। जो आपके व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा कि क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखा कि किस तरीके से उसकी यूनिट कूलम होती है। अब बात करें चार्ज को हम लोग फॉर्मूले वाइज क्या समझते हैं, मतलब किस तरीके से चार्ज दिया गया है, फॉर्मूले वाइज मैथमेटिकली कैसे दिया गया है। देखिए चार्ज अगर देखें तो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव,
नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज तो वैसे भी ज़ीरो माना जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसमें कि नेचुरली पाने वाले, मतलब नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले, मतलब वो पहले से ही नेचुरली ऊपर वाले ने भेजे हैं वो बना के, जो एग्जिस्ट करते हैं वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें कि प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और क्योंकि इन दोनों के मान बराबर हैं इसीलिए एटम किसी भी मटेरियल को देखें वो जनरली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसीलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने और बेसिक्स से उठाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए समझने में। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल को बनने में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ऊपर वाले ने दिया है, ये ऊपर वाले का तोहफा है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये नेचुरली पाए जाते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में। पर अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाने हैं तो हम रबिंग मेथड के द्वारा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब आप किसी चीज़ को रब करिए, मान लीजिए ये कोई पेन है और आपने ये किसी चीज़ से रब किया पेन को, जब आपने रब किया तो इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, या इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। अब ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि किस में नेगेटिव और किस में पॉजिटिव आएगा, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वर्क फंक्शन एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? वर्क फंक्शन। उससे पता चलता है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। बट जब भी हम इसमें रबिंग करते हैं तो रबिंग से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का नहीं इलेक्ट्रॉन का होता है, जिससे कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब किसी एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। जाहिर सी बात है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो ये बन जाएगी पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज। अब कौन सी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और कौन सी इलेक्ट्रॉन पकड़ेगी ये सब डिपेंड करता है कि उस एटम की अपनी आदत कैसी है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो पैदा कर सकती है एटम या नहीं कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। बट जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनते हैं उसके लिए एक मेथड रबिंग भी होता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कुल मिला के कि कभी भी चार्ज डेवलप होता है, चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है आइदर इलेक्ट्रॉन विल लूज, आइदर बॉडी will lose electron or it will gain electron। तो या तो बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को या बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को। तो जब भी बॉडी लूज या गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को इट विल डेवलप चार्ज, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप लिख सकते हैं इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। और जब भी बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, अब आप समझिए आपके सर पे बहुत नेगेटिविटी है, जब वो नेगेटिविटी चली जाएगी तो आप पॉजिटिव फील करोगे ना, तो वो क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कोई चीज़ नेगेटिव गेन कर लेगी, मतलब मैंने नेगेटिविटी किसी और के ऊपर डाल दी, तो जब उसके ऊपर नेगेटिविटी या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो समझ गए बात को कि कब पॉजिटिव चार्ज और कब नेगेटिव चार्ज बनता है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता है। तो चार्ज कुल मिला के जो न्यूमेरिकली दिया जाता है वो दिया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ट्रांसफ़र हुई है, उसी को हम बोल देते हैं चार्ज। मतलब कहने का यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑब्वियसली क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा,
ये आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बनते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को यहाँ करवा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर 1 कूलम चार्ज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करेंगे ना, किसको केवल क्वेश्चन की तरह नहीं लेना है, ऐसे समझिए। 1 कूलम चार्ज आपको पैदा करना है इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही तो ट्रांसफर से चार्ज पैदा हो रहा है। अब सोल्यूशन यहाँ देखें तो Q कितना है, 1 कूलम दिया है, तो चलिए Q = N ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं कि कितने रिस्पॉन्सिबल है, माने कि N पता करना है। अब E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप कहेंगे सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, ले लेते हैं नेगेटिव साइन। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q की जगह 1 रखेंगे, N फाइंड ही करना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से हो गया। अब आप देखिए, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा -0.625 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अगर मुझे यहाँ 1 कूलम चार्ज पैदा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 0.625 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये बहुत हो गए, ये लाखों अरबों अरबों खरबों में पहुँच गई ये संख्या अगर आप देखें तो। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो 6.2 × -18 भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। सॉरी ये प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, ये करेक्ट कर लीजिए, प्लस होगा, मतलब अरबों खरबों में पहुंच गई ये बात यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि ये माइनस साइन का क्या करें भाई। अब आप एक चीज़ समझिए, इतने अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो यही तो फॉर्मूला बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज और संख्या कितनी होगी उसके हिसाब से चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अब आप इस नेगेटिव साइन का महत्व समझिए। इस नेगेटिव साइन की अगर मैं बात करूं तो ये संख्या है, पहली चीज जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, संख्या है। अब आप खुद एक चीज सोचिए, कभी संख्या नेगेटिव में हो सकती है क्या। 10 लोग ट्रांसफर, 10 लोग लेके आइए, -10 लोग लेके आइए, ऐसा कभी नहीं होता। 100 लोग लेके आइए, -100 लोग लेके आइए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो अवॉइड नेगेटिव साइन। यहां के लिए साइन आप नेगेटिव अवॉइड करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी इन नेगेटिव, कांट बी इन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, कभी भी किसी चीज की, इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी चीज की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऐसे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड है, एज इट इज कई बार आप लोगों के पेपर में आया हुआ है एज इट इज। तो आप लोग इसकी संख्या, ये जो वैल्यू है ये याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन कर लेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है काफ़ी। आगे जब करंट करेंगे तो मैं इस फॉर्मूले का और यूज़ करने वाला हूँ, करंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए। ये चार्ज मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं चार्ज की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को ये करा दिया मैंने आप लोगों को, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा। चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।